घटनाओं के घटित होने का कालक्रमानुसार को निम्नलिखित सूत्र में से सही क्रम का चयन कीजिए। कुछ दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा, पहले हो जाएगा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, हाँ बक्सर का युद्ध, फिर हो जाएगा क्लाइव का पुनः भारत आगमन, 3 मई फिर 1765, हो जाएगा इलाहाबाद की संधि, फिर हो जाएगा अगस्त वारेन 1765, हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। 1774, बक्सर का युद्ध हुआ था 2 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर हाँ 1764, 22 अक्टूबर 1764। क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था 3 मई 1765। इलाहाबाद की संधि हुई थी अगस्त 1765। वारेन हेस्टिंग्स का भारत गवर्नर बना था 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए में कह रहा है जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। बी में कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। सी में कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। डी में कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने ड्यूट के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। इसका सही नहीं होगा, सिर्फ सी। विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ये सही नहीं है, ये गलत है। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना बंद करा दिया तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक 1828 से 35 के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी में व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में सातारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर तथा संभलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी तथा 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय कर लिया। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय प्रशासन के आधार पर शासन के बहाने से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो लॉर्ड क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इस युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट में क्वेश्चन कहता है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। 1774 से 1785 ईस्वी से। नेक्स्ट में कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो वारेन हेस्टिंग्स से है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेले जल्दी संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर
करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्तियों के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट में कह रहा है कि रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने गौरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। कलकत्ता परिषद एवं इसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा प्रताप राय को पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पे किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग्स से लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न है, किंतु V.A. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखता है, उसके थोड़े से दोष जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट में कहा कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। दीवानी और फौजदारी न्यायालय की श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1763 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? इसका हो जाएगा कॉर्नवालिस। सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट में क्या है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किया गया है, तो वो कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया। नेक्स्ट में क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1781 से 1793 ईस्वी में 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। नेक्स्ट में कहा है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई भारत संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? ए में कहा है कि दूसरे के कर्ज पर एक बड़ी सौदा बनाए रखना। बी में कहा है कि भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। सी में कहा कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना। डी में कहा भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करना। इसका जो है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। नेक्स्ट में कहा कि लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए शायद संधि प्रणाली का प्रयोग किया। यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छीन हो चुका था। नेपोलियन युद्ध तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में शायद संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता साबित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया।
सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगा जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी का होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनकी किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। नेक्स्ट में कहा कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो वो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भाग कर वसीम में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वसीम की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम संधि थी। नेक्स्ट में 1802 की वसीम की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। नेक्स्ट में कहा कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो अवध का नवाब था। वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः ड्यूप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देश राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। नोट: यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया, तो लॉर्ड वेलेजली के काल में। नेक्स्ट में क्या है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इंदौर का होलकर राज्य ने। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी वे थे हैदराबाद 1798 और 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा 1802 ईस्वी, वरार के भोंसले 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। नेक्स्ट में क्या है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे, तो वो हैदराबाद के निजाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो इसका हो जाएगा हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट में क्या है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेज प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया, इसका हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राजाओं को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। नेक्स्ट में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो ए में क्या है कि शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना। बी में क्या है मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा। सी में कहा कि खिराज के रूप में धन प्राप्त करना। डी में कहा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट में कहा निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है, बस यही तक है। तो ए में है बक्सर का युद्ध 1764, बी में है सहायक संधि 1863, ये सही नहीं है। और सी में है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो 1833
डी में ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813, ये भी सही है। नेक्स्ट में क्या है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोपीय में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखे, तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेजरी। लॉर्ड वेलेजरी ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न-भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजेता कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजरी ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। नेक्स्ट में क्या आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह लॉर्ड हेस्टिंग्स था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी में सुगोली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। नेक्स्ट में क्या कि सुगोली की संधि हुई थी, तो वो हुई थी 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है। ए में क्या है कि हेक्टर मुर्रो जो कि बक्सर का युद्ध, बी में क्या है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध, सी में क्या है कि लॉर्ड वेलेजरी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, डी में लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सही सुमेलित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में क्या है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट में क्या है कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे, तो 1820 से 1827 ईस्वी में सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रेतियारी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा पूर्व आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। नेक्स्ट में तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। नेक्स्ट में निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, इसका जगह लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों निजाम एवं मराठों को देना पड़ा था। नेक्स्ट में ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था, तो कैप्टन एस्लीमैन था। ठगों में हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि की विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य जो है भारत में सर्वप्रथम जो है रेल यात्रा का प्रारंभ किया गया था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा ही किया गया था। आगे है ब्रिटिश से भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये डफरिन के समय में ही जो है विस्तार हुआ था। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा और ब्रिटिश भारत को मिला दिया गया। जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था, इसमें वायसराय लॉर्ड डफरिन था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही इसको स्वरूप दिया गया था। नेक्स्ट में है लॉर्ड डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके साथ कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत धन व्यय किया जाने लगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये किया गया था आपको लॉर्ड कैनिंग के काल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक जो है इस समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियम किया गया। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को जो है वैध मान लिया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को भी वैध घोषित किए गए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया गया था। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषित की गई थी। भारत में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग जो भारत का प्रथम वायसराय था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था इसका आंसर। और कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद में सुनाया गया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसके द्वारा? 1858 के सामग्री के घोषणा के द्वारा। किसके द्वारा? 1858 के सामग्री जो है उसकी घोषणा के द्वारा किया गया था। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग किया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने का अनुमति दी गई। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। किस अधिनियम से? तो ये किया गया था 1877 में किया गया था। राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7वां जो वर्ष 1903 तथा जॉर्ज पंचम जो है वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था। किसके द्वारा? साक्ष्य मिलते हैं। हो गया कंप्लीट। एक चैप्टर और करना था इसमें, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था इसलिए 110 क्वेश्चन था। कुछ तो याद रहा ही होगा ना इतना क्वेश्चन है। बंद कीजिएगा, क्या करते रहते हैं। घटना चेक करने से अब लगता है ना विश्वास तुमको? घटना चेक करने से मेरा काम हो जाएगा है? घटना चक्र करने से हो जाएगा। तो कहने का मतलब अभी बज गया रात के 11:30। हम लोग कर लिए हैं साइंस और हिस्ट्री का घटना चक्र। इस बार ये पहली बार अटेम्प्ट देंगे एग्जाम में। इसको मोटिवेट कर रहे हैं कि मिलके करने से याद ज़्यादा होता है, समझ भी ज़्यादा आता है। अगर आप लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं या एस्पिरेंट्स हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लाइक दरोगा, बिहार पुलिस, पीपीएससी, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे, देखने में भी समझ में आएगा। व्याख्या के साथ हम लोग करते हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। अगर पसंद आए तो कर लीजिए सब्सक्राइब, दूसरे को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।